वेलकम दोस्तों। आज का ये वीडियो जो बेसिक फंडामेंटल पर आधारित है और आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम ये डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। और डीसी जनरेटर में हम मेन टॉपिकों को कवर करेंगे इसमें, और इसके एक एक कंटेंट को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले। इसकी बेसिक थ्योरी में आएंगे तो डीसी मशीन जो होती है, डीसी मशीन की बात कर रहे हैं हम। डीसी मशीन बेसिकली टू टाइप के होते हैं, और डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और सेकंड है आपका डीसी मोटर। ये दो टाइप की मशीन्स होती है। तो ये दो टाइप की मशीन में एक होता है डीसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी मोटर। तो यहाँ पर बेसिक जो इनका कंस्ट्रक्शन होगा वो सेम होता है। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जनरेटर है और मोटर है, तो मोटर से हमें क्या प्राप्त होगी और जनरेटर से क्या प्राप्त होगी। तो हमें जनरेटर से बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे जनरेटर का। और वैसे ही यदि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हम मोटर का यूज़ करेंगे। तो दो कंडीशन क्रिएट होती है। तो इस तरीके से हम डीसी मशीन को समझ सकते हैं। यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो डीसी जनरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें डीसी जनरेटर में और दो टाइप होते हैं। यदि कोई डीसी जनरेटर डीसी पैदा करे या डायरेक्ट करंट पैदा करे तो वो डीसी जनरेटर होगा, ठीक है। और यदि कोई जनरेटर यदि एसी उत्पन्न करे तो वो एसी जनरेटर होगा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस यही है। तो आगे हम देखेंगे डीसी पैदा करने वाले को जनरेटर कहा जाता है, और एसी पैदा करने वाले को अल्टरनेटर कहा जाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन इनका सेम होता है, थोड़ा उसमें चेंजेस आएगा आपको मिलेगा। तो इसमें छोटे आकार का जो डीसी जनरेटर होता है उसे हम डायनेमो कहते हैं। बेसिकली जनरल पर्पस में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डायनेमो का ही उपयोग किया गया था, और हमने सबसे पहले डॉक्टर माइकल फैराडे ने डायनेमो का ही खोज किया था उसने सबसे पहले। तब उसको बड़े रूप में बनाया, और बड़े रूप में बनाने के कारण उसका फिर नाम जनरेटर पड़ा। तो डीसी जनरेटर इस टाइप से हमने बनाया। इसमें क्या होता है, डीसी जनरेटर या डायनेमो जो है वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कैसे काम करता है, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि जितने भी जनरेटर हैं ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले तो फैराडे का ये देखेंगे हम। तो डॉक्टर माइकल फैराडे ने क्या नियम दिया उसे हम पढ़ेंगे। डॉक्टर माइकल फैराडे ने जो थीसिस दिया या जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत इस प्रकार है। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए, ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि इस प्रकार से घुमा जाए कि उसकी गति घुमाने पर क्या होगा, उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाएं कटने लगेगी। तो एन और एस पोल के बीच में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अब इन बीच में किसी कंडक्टर को हम घुमाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इनकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने लगेगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा। और जिस विधि से डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, इसी नियम के कारण इस नियम के कारण ही हम जनरेटर का यूज करते हैं। तो जनरेटर जो है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। तो बेसिकली जो जनरेटर है ये राइट हैंड रूल पर वर्क करेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर वर्क करेगा, ठीक है। अब इसका राइट हैंड रूल क्या कहता है ये देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से,
अगर ये इस वीडियो को आप देख रहे हैं और इस वीडियो में अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको यह भी बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, और डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स करो, और कोई भी एक टॉपिक को या कोई भी एक चैप्टर को इलेक्ट्रिकल से उसे आप पूरा पढ़िए, और उसको पूरा पढ़ने के लिए आप पूरा दिन भर लगा दीजिए उसमें। मतलब कि आप ऑटोमेटिकली किसी एक टॉपिक को यदि दिन भर उसी के पीछे आप उसके पूरे कंटेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएगा, और आपकी टेक्निकल की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बेसिक कंटेंट जो है मैं आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो ये जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, राइट हैंड रूल, ध्यान रहे, जनरेटर के लिए जो है, जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और मोटर के लिए यूज़ करते हैं हम जनरेटर का, ठीक है, मोटर के लिए यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये दो आपको याद रखना पड़ेगा, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल और मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, और ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के राइट हैंड यह कहता है कि इसमें अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा, तो यहाँ पर हम ये डायग्राम में खींचते हैं आपका अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर क्या किए, एक ब्लॉक बनाया, और ये हो गया आपका अंगूठा, अंगूठा। दूसरा हो गया आपका तर्जनी, ये तर्जनी हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका मध्यमा। ठीक है, तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, इसमें अंगूठा जो है ये हो जाएगा आपका फोर्स का डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और आपका जो ये तर्जनी है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, और ये जो आपका मध्यमा है ये करंट का डायरेक्शन दिखाती है। तो इस तरीके से हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस तीनों को हम डिवाइड करते हैं। तो अंगूठा बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तर्जनी दिखाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और आपकी मध्यमा दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है मैं आपको बताया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें जनरेटर क्या करता है, ये आपका जनरेटर है, ठीक है, ये आपका जनरेटर पार्ट है। इसके बाद ये इस साइड हमने बनाया एक प्राइम मूवर, जिसे पीएम लिखा है हमने, ये प्राइम मूवर है। इन दोनों के बीच में इस शाफ्ट को हमने अटैच कर दिया। ठीक है, ये क्या है, एक कपलिंग है। क्या है ये, कपलिंग, इसे कपलिंग बोल सकते हैं हम। इन दोनों के बीच में हमने इसे अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर ये पावर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगा। और ये जो प्राइम मूवर है आपका, ये जो प्राइम मूवर है ये डीजल इंजन होगा आपका। क्या हो जाएगा, डीजल इंजन। तो ये प्राइम मूवर आपका हो जाएगा डीजल इंजन। तो ये डीजल इंजन के द्वारा हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर अर्थात जनरेटर को हम रोटेट कराएंगे, या टरबाइन से कराएंगे, या टरबाइन से कराएंगे। दो सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो डीजल इंजन से कराएंगे प्राइम मूवर को हम रोटेट, या टरबाइन से कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जनरेटर है आपका वर्क करेगा। और जनरेटर बेसिक जो प्रिंसिपल बताया मैं आपको, वो राइट हैंड रूल पर, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो इसमें कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है, कॉइल में करंट का जो डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जनरल सी। इसमें कॉइल का डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पर वर्क करता है ये। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, ईएमएफ का डायरेक्शन, ये ईएमएफ का डायरेक्शन आर्मेचर जो मूव करता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो आर्मेचर का जो डायरेक्शन है, ये आर्मेचर जो मूव करता है ये है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है,
तो यहाँ पर कंडक्टर मूव करता है, ये आर्मेचर जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, ये इसको ईएमएफ उत्पन्न करने का ये एक सिंपल सा तरीका है। उसके बाद ईएमएफ का जो डायरेक्शन है यही फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। मतलब हम ईएमएफ यदि ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही हमें लगाना होगा। अब इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये आर्मेचर के इंड्यूस्ड ईएमएफ का एसी नेचर होगा। तो एसी नेचर कैसे होगा? जब फ्लक्स कट होंगे तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो एसी नेचर का होगा। किसका होगा? एसी नेचर का होगा। और ये एसी नेचर का होने के कारण ही जो आर्मेचर में एसी उत्पन्न होगा, अर्थात हमें जनरेटर से हमें एसी प्राप्त होगा। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हमने ये देखा कि इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पैदा होने के लिए जो विद्युत वाहक बल की जो दिशा है इससे हम ज्ञात करते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियों को और अंगूठे को परस्पर 90 डिग्री पर बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर बनाते हैं, तो इस प्रकार अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा और पहली जो उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और बीच की जो उंगली है ये चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये वर्क जनरेटर के लिए करता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपका जो है 270 डिग्री का कॉइल है, एस पोल। और बेसिकली जनरेटर में जो इसका जो बेसिक डायग्राम है, इस बेसिक डायग्राम में हम ये देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, ये फर्स्ट वाला पार्ट ये एस पोल है और इन दोनों के बीच में ये एन पोल हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगी। तो ये मैग्नेटिक पाथ होंगे। अब इनके बीच में यदि किसी कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं, तो ये कंडक्टर यदि हम रोटेट कराते हैं इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार ये बन जाएगा और दूसरा बार ये बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ए और बी एक कंडक्टर है, दोनों रोटेट कर रहे हैं और ये ए और बी ये वाला हो गया। तो ये हो जाएगा 270 की डिग्री में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 की डिग्री में और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री में, ठीक है। तो इस तरीके से जब कंडक्टर रोटेट करता है तो ये जो है ये है आपका आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है, ये आर्मेचर कंडक्टर है और इन दोनों के बीच में जो है ये कार्बन ब्रश बना हुआ है। अब कार्बन ब्रश जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, स्लिप रिंग लगा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये स्लिप रिंग बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है, ठीक है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये नियम फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिया है। तो पोल की जो पोलैरिटी होती है ये इंड पोल के द्वारा ज्ञात की जाती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 90, उसके बाद 270 और उसका 360 फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वेव फॉर्म क्रिएट होती है, ये वेव फॉर्म, ठीक है, किससे चलेगी, ये हाफ मैक्सिमम पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी। तो इसकी एसी वेव ये पाई हो गया आपका, ये 2 पाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 0 ये जो मान है ये मैक्सिमम मान हो जाएगा और ये जो मान है ये मिनिमम मान होगा, मतलब ये 0 का मान होगा। तो ये पॉजिटिव का मैक्सिमम मान होगा और ये नेगेटिव का मैक्सिमम मान होगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वेव फॉर्म ओमेगा टी होगी, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसमें जब कंडक्टर वर्टिकुलर होता है, ये जो कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर यदि वर्टिकल है, कंडक्टर वर्टिकल है, तो वर्टिकल की कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ये 0 ईएमएफ उत्पन्न करेगा, 0 ईएमएफ उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि कंडक्टर आपका हॉरिजेंटल है, कंडक्टर हॉरिजेंटल है तो ईएमएफ मैक्सिमम उत्पन्न करेगा। ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम उत्पन्न करेगा। ये 2 सिचुएशन क्रिएट होती है, इसीलिए तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इस तरीके से 0 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा आपका 90 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा आपका 180 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आगे देखेंगे डीसी जनरेटर के मुख्य भाग। तो डीसी जनरेटर के मुख्य भाग क्या होंगे, सबसे पहले तो बॉडी। तो बॉडी क्या होता है, ये मशीन के बाह्य भाग को क्या है वो हम बॉडी कहते हैं, उसे यॉक भी कहा जाता है, ठीक है।
तो बाहरी भाग जो है इसका मतलब आउटर एरिया, ये इसकी बॉडी कहलाती है, इसे हम यॉक भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्या होगा, यदि ये कास्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है, या कास्ट स्टील का, दोनों तरीके से बना जाता है। तो कास्ट आयरन का हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रिकल में यही सिस्टम बहुत अच्छा है कि यदि ये मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ये पूरे बॉडी पर एक रास्ता दे रहा है, जिसके माध्यम से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मशीन के जो सभी पार्ट जो है सुरक्षित रखने के साथ साथ इसमें क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं को पाथ एक पर्टिकुलर रास्ता प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसका जो आउटर भाग है, ये जो आउटर भाग है यही इसकी बॉडी कहलाती है, और यही बॉडी इसको सुरक्षित भी रखता है। दूसरी बात, यह चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, और ये कास्ट स्टील का बना होता है, ध्यान रखिए, कास्ट स्टील का या फिर कास्ट आयरन का बना होगा। ठीक है, दो चीज़ क्रिएट होगी, ये हमें याद भी रखना पड़ेगा, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। इसके बाद देखेंगे हम यॉक की जो परमेबिलिटी होती है, ये परमेबिलिटी हाई होती है इसकी जो परमिएबिलिटी हुआ है, परमिएबिलिटी ये होती है हाई। ठीक है, तो ये अपने में से क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने देता है, यही परमिबिलिटी कहलाता है। तो परमिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा कोई मटेरियल जिसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने लगे, तो वो परमिबिलिटी कहलाता है। दूसरी बात, यह लो रेलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराएगा। देखेंगे फील्ड पोल, नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड पोल यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका मुख्य कार्य है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, फील्ड पोल की आवश्यकता होगी। फील्ड पोल की जो न्यूनतम संख्या होगी वो A=2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता फील्ड पोल। और सामान्यतः अधिकतम उसकी संख्या कितनी हो सकती है, 8। फील्ड पोल की कितनी संख्या हो सकती है, 8 पोल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो है बेसिक कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा ये देखेंगे हम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये है टर्मिनल का बाहर आउटर एरिया, और ये इंटरनल एरिया है, ये बोल्ट से कसा जाता है इसे, और बोल्ट से कसने के कारण इसमें क्या होता है, एक 4 होल मिलेंगे, और ये चारों होल से बोल्ट से इसके बॉडी या फ्रेम से कस दिया जाएगा। जब बॉडी से कस दिया जाएगा तो इसके आउटर पार्ट में यहाँ पर एक केज बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टॉप होल फॉर फिक्सिंग कहते हैं। तो ये टॉप होल फॉर फिक्सिंग है, और ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये लेमिनेटेड पोल कोर होता है, तो ये लेमिनेटेड पोल कोर कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है रिवेट्स लगे होंगे, ये जो अंदर इंटरनल पार्ट है ये रिवेट्स लगे हुए हैं। और सेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल, तो सेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल ये आउटर पार्ट में सेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो इस साइड वाला आउटर पार्ट है राइट साइड का, ये लेमिनेटेड पोल शू कहलाता है। तो लेमिनेटेड पोल शू राइट साइड का कहलाता है, तो इसे ध्यान देना पड़ेगा। और ये अक्सर डिज़ाइन किया जाता है तो लेमिनेटेड कास्ट स्टील का बना होता है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, फील्ड पोल का जो डिज़ाइन है ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील का बना होता है, लेमिनेटेड कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके बाद या इसे हम अनिल्ड स्टील भी कहते हैं, तो अनिल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम आर्मेचर, और बेसिकली आर्मेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह एक बेलनाकार भाग होता है, सिलेंड्रिकल साइज होता है, और सिलेंड्रिकल साइज होने के कारण ही ये सिलिकॉन की स्टील की पत्तियों का बना होता है, अर्थात सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होगा। क्या होगा, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होगा। तो सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड होने के कारण ही ये जो है ईडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करता है। तो
आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने में उसमें हिस्टेरिसिस लॉस जो है, हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगा और ईडी करंट लॉस क्या हो जाएगी, इसमें कम होगी। तो एडी करंट लॉस भी नहीं होगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी नहीं होगा, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आर्मेचर में जो आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं आर्मेचर में, और ये स्लॉट्स कटे होने के कारण ही इसमें आर्मेचर स्लॉट में वाइंडिंग को फिट किया जाता है। और आर्मेचर का जो मुख्य कार्य जो है, ये चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स को काट के उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न करना है। इसीलिए इसमें जो वाइंडिंग्स लगी होती है तो ये क्या करती है, ईएमएफ उत्पन्न करती है। और सामान्यतः जब ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे, हम एक कार्बन ब्रश के थ्रू इसे हम आउटपुट के रूप में बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। कितना होगा, रेजिस्टेंस का मान 1 ओम होगा। ठीक है, इसका डायग्राम देखेंगे हम। हमने देखा आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होता है, लेकिन आर्मेचर में जो स्लॉट होते हैं, ये आर्मेचर में जो स्लॉट है ये किस टाइप से होते हैं। पहला होता है ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट। सेकंड होता है आपका सेमी क्लोज्ड स्लॉट, सेमी क्लोज्ड स्लॉट। और थर्ड होता है आपका क्लोज्ड स्लॉट, क्लोज्ड स्लॉट। तो ये 3 तरीके से यूज़ करते हैं हम। आर्मेचर में जो स्लॉट होते हैं वो 3 होते हैं। आर्मेचर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। इसका कैसे बनाएंगे हम, मेड कैसा करेंगे, मेड बाय सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होगी वो थिकनेस कितनी रखेंगे, मोटाई, तो मोटाई रखेंगे हम, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, 0.5 mm। कितना होना चाहिए इसकी मोटाई, 0.5 mm। ये आर्मेचर की मोटाई है। ठीक है, तो आर्मेचर की जो थिकनेस है 0.5 mm होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका शाफ्ट जो बनेगा, ये शाफ्ट काहे का बनेगा, हम इसका शाफ्ट जो बनाएंगे ये बनाएंगे माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का बनाएंगे। ठीक है, तो जितने पॉइंट हमने अभी देखा ये सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लेमिनेशन की जो मोटाई है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, लेमिनेशन की मोटाई अर्थात थिकनेस बढ़ाने पर ईडी करंट लॉस बढ़ती है। यदि आप लेमिनेशन की मोटाई को बढ़ाएंगे, लेमिनेशन की यदि मोटाई को बढ़ाते हैं आप, तो ईडी करंट जो लॉस है ये ईडी करंट लॉस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो थिकनेस किस टाइप से होगा, तो डीसी मोटर में 1 mm थिकनेस 1 किलोवाट जनरेटर में यूज़ होगा। इसे विस्तृत रूप से हम देखेंगे। डीसी जो मशीन है इसमें एयर गैप एसी मशीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, डीसी मशीन में एयर गैप एसी मशीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। फिर 1 mm से 6 mm तक जो लेमिनेशन की थिकनेस होती है इसमें, अर्थात 1 mm से कितनी होगी, 6 mm तक, ये इतनी थिकनेस होती है। तो हम ये देखेंगे 1 mm थिकनेस कितने किलोवाट के जनरेटर में यूज़ करते हैं। तो 1 mm जो थिकनेस है, ये थिकनेस 1 mm की मोटाई किस में यूज़ करेंगे, हम 1 किलोवाट जनरेटर में यूज़ करेंगे। वैसे ही सेकंड देखेंगे हम 1.5 mm थिकनेस, तो 1.5 mm मोटाई ये मीडियम साइज के जनरेटर में यूज़ करेंगे। और थर्ड है आपका 6 mm मोटाई जो होगी, ये 6 mm मोटाई होगी आपकी 800 किलोवाट, 800 किलोवाट जनरेटर में यूज़ करेंगे हम। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये थिकनेस का मेन प्रपंच जो है, ये थिकनेस का इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम देखा जाए तो डीसी जनरेटर में जो घूमने वाला भाग होता है, ये शाफ्ट, घूमने वाला भाग क्या है, शाफ्ट स्थापित किया जाता है इसमें। और आर्मेचर मुख्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग यूज़ करती है, पहली है लेप वाइंडिंग और दूसरी है वेव वाइंडिंग। तो हम लेप वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, और दोस्तों पहली वाइंडिंग होती है लेप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग में क्या है, समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या दोनों इक्वल होती है, अर्थात ए इक्वल कितनी हो जाएगी, पी। तो समांतर पथों की संख्या जो होती है उसे ए से शो किया जाता है और पोल्स की संख्या इसे पी से की जाती है। तो ए इक्वल पी होगी, मतलब जितने समांतर पथों की संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ पोल्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लेप वाइंडिंग में का यूज़ करते हैं हम। तो लेप वाइंडिंग
और वेव वाइंडिंग में ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल 2 होगा। मतलब समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, ओनली होगी वेव वाइंडिंग में 2 होगी। तो इस तरीके से इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम में दिया हुआ है, देखिए आप, ये हो गया एन और एस, एन एस, इस तरीके से ये आपकी लेप वाइंडिंग चलेगी। तो लेप वाइंडिंग को शो करने के लिए इसका इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें जो है इसका डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से। तो ये सीधी सीधी लाइन होगी और सीधी सीधी लाइन यहाँ से एक दूसरे बार से कटी होगी। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा और ये इस तरीके से ये डिज़ाइन होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक पिच होगा, आउटपुट इन दोनों के बीच का जो है ये आउटपुट आपको मिलेगा, एन और एस के बीच का आउटपुट मिलेगा। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो है 3 पॉइंट आपको, अर्थात 1 2 3 कॉइल के बीच में एक आउटपुट मिलेगा। 1 2 और 3 कॉइल के बीच का एक आउटपुट मिलेगा। इस तरीके से आप 1 2 ये 3 कॉइल के बीच का एक आउटपुट मिलेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, करंट फ्लो होगी, वोल्टेज आपको आउटपुट में प्राप्त होगा। अर्थात करंट मैक्सिमम होगा और वोल्टेज डाउन में होगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि अधिक करंट यदि हमें प्राप्त करना है, अधिक करंट प्राप्त करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, लेप वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। कि करंट अधिक चाहिए हमें और वोल्टेज कम चाहिए, तो इस सिचुएशन में हमें लेप वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। और यदि हमें वोल्टेज अधिक चाहिए और करंट कम चाहिए तो हमें वेव वाइंडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ये 2 सिचुएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम, इसमें क्या देखा हमने, ए इक्वल हमने देखा P और इसमें देखा ए इक्वल 2। ये 2 सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है, तो इनका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन हम इस टाइप से देखेंगे हम। यदि हमें वेव वाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वेव वाइंडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अधिक चाहिए तब वेव वाइंडिंग यूज़ करेंगे, और हमें यदि करंट अधिक चाहिए तो हम लेप वाइंडिंग का यूज़ करेंगे। इसमें समांतर पथों की संख्या ए इक्वल 2 होती है वेव वाइंडिंग में, और लेप वाइंडिंग होती है ए इक्वल P। मतलब जितने समांतर पथों की संख्या होगी उतने ही पोल्स होंगे। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, लेप वाइंडिंग में क्या होगा, लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होगा, वैसे ही वेव वाइंडिंग में करंट का मान कम होगा। ठीक है, और लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होगा। ठीक है, इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने के से इसका जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाता है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिससे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इस तरीके से लेप वाइंडिंग में हम लेप वाइंडिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें करंट हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है। वैसे ही वेव वाइंडिंग में क्या होगा, इसमें जो करंट का मान है बहुत कम होता है। जहां अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहां पर हम वेव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसमें, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यदि हमें ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ निकालने का क्या फार्मूला होगा हमारे पास, ईएमएफ निकालने का फार्मूला होगा ब्रशों की संख्या अपान पथों की संख्या। तो ये आप ईएमएफ इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने ब्रशों की संख्या होगी उतने ही पथों की संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए, यदि हम आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ देते हैं तब क्या होगा, यदि स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो हमें अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी प्राप्त होगी। ठीक है, मतलब एसी करंट हमें प्राप्त होगी। इसीलिए यदि हमने अल्टरनेटर यदि हमें बनाना है तो क्या करेंगे, हम स्लिप रिंग लगा देंगे तो अल्टरनेटिंग करंट हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आगे हम देखेंगे यदि आर्मेचर में कम्यूटेटर को जोड़ दिया जाता है, ये आपका आर्मेचर है और इस आर्मेचर में हमने कम्यूटेटर को जोड़ दिया, कम्यूटेटर को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हमें डीसी प्राप्त होगा। तो इसमें 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। 2 सिचुएशन कौन सी क्रिएट होती है, यदि हमने स्लिप रिंग लगा दिए, स्लिप रिंग लगा दी तो क्या हो जाएगा, हमें एसी प्राप्त होगा। और दूसरी जगह यदि हमने कम्यूटेटर लगा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, डीसी प्राप्त होगा। ये इसमें छोटा सा फंडा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब मशीन के ध्रुवों की जो संख्या जब समान होगी तो इसमें लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा।
तो मशीन में नंबर ऑफ पोल्स यदि इक्वल है तो लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है हमें। इसके बाद देखेंगे हम कम्यूटेटर, फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक। तो इसमें देखेंगे इसका बेसिक फंडा क्या है कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करते हैं, अर्थात फुल वेव हमें प्राप्त होगी। किस टाइप से फुल वेव, ये फुल वेव हो गई आपकी, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमें प्राप्त होगा। अब कम्यूटेटर को जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, हार्ड राउंड कॉपर से बनाया जाता है। मतलब हार्ड राउंड मतलब हार्ड वाला जो कॉपर है, मतलब मोटी पत्तियों को हम क्या करते हैं बैकलाइट के बेस पर ऐसा कस के बनाया जाता है जो बीच में एयर गैप में माइका इसमें भरा होता है। मतलब बीच बीच वाले स्लॉट में क्या भरेंगे हम, यहाँ पर माइका भरा होगा। मतलब एक दूसरे से ये क्या होंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, इसलिए माइका भरा जाता है। अब नंबर ऑफ कॉइल इसमें आर्मेचर में जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। तो जितनी कॉइल उतने सेगमेंट, ध्यान रहे जितनी कॉइल होगी उतने सेगमेंट हो गए। अब इसका भी यूज़ कैसे किया जाता है, ये आपका गोल एक राउंड शेप हो गया, इधर एक, ये चारों दिशाओं में हमने 4 ब्रश बना दिए, ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में ये 4 अंदर अंदर 2 ब्रश बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक कॉइल लपेटी हुई है, उसके बाद आप अंदर आएंगे, फिर ये दूसरी कॉइल लपेटी होगी, फिर तीसरी कॉइल, फिर चौथी कॉइल। इस टाइप से हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अलग अलग कर दिए। तो ये अंदर वाला जो पार्ट होगा ये कार्बन ब्रश होगा, ठीक है। इसके बाद आउटर वाला पार्ट जो होगा ये कम्यूटेटर होगा, और इसकी जो बाहर वाली जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या है, ये आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है। और बीच में जो ये जो सेगमेंट हमने बनाया है, बीच में ये जो लाइन बनी है, ये जो लाइन क्या है, ये लाइन होगी आपकी माइका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम समझेंगे दोस्तों, इस डायग्राम में क्या होगा, ये है स्टेक टूथ, ये जो बार है ये स्टेक टूथ कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर जो वाइंडिंग कॉइल होगी, ये वाइंडिंग कॉइल ये अंदर वाले इंटरनल पार्ट, मतलब कि ये स्लॉट में अटैच होगी, ये स्लॉट के अंदर होगी। उसके बाद है कम्यूटेटर बार, तो ये जो बाहर वाला जो है हार्ड राउंड कॉपर का बना है, ये है कम्यूटेटर बार, ठीक है। उसके बाद ये जो है आर्मेचर शाफ्ट, इस तरीके से इसका डिजाइन किया जाता है। आगे देखेंगे हम, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में क्या है, एक माइका या इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। माइका या इंसुलेशन क्यों लगाएंगे, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ने की जो प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेशन बोलेंगे। तो कम्यूटेशन, जो कम्यूटेटर सेक्शन जो होता है, जितने कम्यूटेटर के सेगमेंट हो गए, इनको जोड़ने की स्टेप बाय स्टेप जो जोड़ेंगे ये सेगमेंट को, तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर या कम्यूटेटर सेक्शन कहलाएगा। तो ये प्रत्येक भाग को हम जोड़ेंगे। उसके बाद ये जो बनाया जाएगा हार्ड राउंड कॉपर कंडक्टर का होगा, ठीक है। इसमें जो सेगमेंट होगी ये मोटी पत्तियों की होगी, और ये बैकलाइट के बेस पर इसको हमें कस देते हैं। अब पत्तियों का सेगमेंट के बीच में हम क्या डालते हैं, इसमें माइका डाल देते हैं। पत्तियों के सेगमेंट के बीच में क्या डाले हमने, माइका डाले। अब कम्यूटेटर को आर्मेचर के शाफ्ट में स्थापित करेंगे। तो इसका मुख्य कार्य जो है आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में चेंज करना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, आर्मेचर में कौन सी एसी हमें उत्पन्न किए, हमने क्या उत्पन्न किए, एसी उत्पन्न किए। अब ये जो कम्यूटेटर क्या करेगा, इसे करेगा डीसी में चेंज। क्या करेगा, डीसी में चेंज करेगा। और इसे खंडित जो है वो स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, मतलब अलग अलग खंड में डिवाइड होने वाला स्प्लिट रिंग। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग। जैसे स्लिप रिंग होता है, एसी में यूज करते हैं, हमें एसी प्राप्त करना है तो स्लिप रिंग यूज करते हैं, और डीसी प्राप्त करने के लिए हमें स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का यूज करेंगे हम। तो स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रश या इंटरपोल के साथ साथ हम क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करेंगे। यदि हमें स्पार्किंग को दूर करना है, यदि स्पार्किंग होगी तो वाइंडिंग जल्दी जल जाएगा, और इस स्पार्किंग को हमें दूर करना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें कार्बन ब्रश
और इंटरपोल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाना पड़ेगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो स्पार्किंग की जो प्रोसेस है, ये स्पार्किंग को ये खत्म कर देगा, इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम।